जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। हर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है। क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूँ कि देश जितना आपका उतना मेरा भी है? ये हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहाँ इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। जुल्म की रात लंबी नहीं होती, वो सुबह जरूर आएगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to उमर खालिद। उमर खालिद अगर जेल में नहीं होते और इसी सभ्य समाज का हिस्सा होते तो उनके परिवार वाले, उनके दोस्त और उनके चाहने वाले इसी तरह से उनके बर्थडे का गाना गा रहे होते। सामने एक केक लगा होता, उस पर मोमबत्तियाँ होती, हो सकता है 38 होती और हो सकता है एक मोमबत्ती लगाई होती। लेकिन मैं सोच रही थी कि बर्थडे या सालगिरह तो ज़िंदा लोगों का मनाया जाता है। उमर खालिद ये कहते हैं कि जेल एक ऐसी जगह है जो ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान है। और फिर वो रूसी लेखक को जेल में कटे उनके दिनों की जो किताब उन्होंने लिखी थी उसको कोट करते हुए वो कहते हैं, और ये सब कुछ उन्होंने जेल से जो ख़त लिखा उसमें, इस ख़त में सब कुछ बयान किया। ये मेरे नहीं, उमर के ख़ुद के शब्द हैं कि उमर खालिद ये कहते हैं कि We are not alive though we are living and we are not in our graves though we are dead। अगर हिंदी में कहें तो हम जिंदा नहीं हैं हालांकि हम जी रहे हैं, और हम अपनी कब्रों में नहीं हैं हालांकि हम मरे हुए हैं। यानी सीधे तौर पे उमर ये कह रहे हैं कि वो जिंदा इंसान नहीं है। फिर वो अपने ख़त में आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि मैंने 5 साल कैसे इस जेल में गुजार दिए। सितंबर के महीने में उमर को पुलिस के ज़रिए ले जाए हुए 5 साल गुजर जाएंगे। फिर उमर इन्हीं रूसी लेखक को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि जब आपको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना हो, अपने अधिकार के लिए लड़ना हो, और ख़ासकर जो असहमति की आवाज़ है अगर उसको बुलंद करना है, तो आपको जो पहली जो खूबी है जो आपके अंदर आनी चाहिए वो है पेशेंस, सब्र, यानी सहनशीलता। उमर खालिद वो व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस ने दावा किया 5 साल पहले लगभग कि वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि एक जो बड़ी षड्यंत्र जो रचा गया था दिल्ली दंगों में, उसमें उसके की कंस्पिरेटर यानी कि मुख्य जो षड्यंत्रकर्ता हैं उनमें से एक है। उमर खालिद की एक तकरीर, एक स्पीच जो मैंने भी सुनी, आप सब ने भी सुनी होगी, उसी स्पीच के एक हिस्से को निकालकर ख़ासकर दिल्ली पुलिस ने ये क्लेम किया कि इस स्पीच से वायलेंस यानी कि हिंसा पैदा हुई है। अब आपको ये बताना ज़रूरी है फ़िलहाल कि 2020 जो दिल्ली दंगे के बड़े षड्यंत्र का जो मामला है, मैंने आपको बताया कि जो कंस्पिरेसी का मामला है, उसमें उमर खालिद और 7 जो दूसरे लोग हैं उनकी याचिका पर अदालत ने 1 महीने पहले उसको सुरक्षित रख लिया है कि फ़ैसला क्या है उसका। यानी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। उमर खालिद उसी हफ़्ते में अपनी सालगिरह मना रहे हैं जिस हफ़्ते में देश आज़ादी की सालगिरह मना रहा है। उमर खालिद जेल में अंदर बंद हैं और देश में झंडे लहराए जा रहे हैं, आज़ादी के गीत गाए जा रहे हैं, और इस बात पर गर्व किया जा रहा है कि आज हम एक आज़ाद देश हैं जिसकी सरहदें आज़ाद हैं, जिसकी अपनी संप्रभुता है, जिसके नागरिकों को 140 करोड़ लोगों को उनकी आज़ादी और उनके अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम है उमर खालिद, उसको सिर्फ इसलिए सज़ा मिल रही है चूँकि वो एक मुसलमान था। आप ये देखिए कि JNU से, इससे पहले कि मैं इस केस की मेरिट और डीमेरिट पे आऊँ और आपको वो टाइमलाइन भी बताऊं कि सितंबर 2020 से सितंबर 2025 के दौरान जो ये 5 सालगिरह उमर खालिद ने जेल में गुजारी है, उनकी सालगिरह के 1 महीने बाद ही उनको जेल ले जाया गया था। मैं आपको वो सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, ये समझना ज़रूरी है कि उमर खालिद के साथ साथ जो 3 लोग थे, यानी 3 लोगों की जो एक तिकड़ी थी JNU में, जिसमें थे कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिरबान,
ये तीनों लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं कहूँगी पहली चुनौती, राजनीतिक चुनौती जो आई थी, वो आई थी JNU से, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। इन तीनों को आप ये देखिए कि इन 3 में से 2 लोग बाहर हैं। अनिर्बान बाहर हैं, अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जो भी उनकी एक सामान्य ज़िंदगी है वो जी रहे हैं, एक आज़ाद इंसान की तरह। कन्हैया कुमार बाकायदा एक बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित और रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहां अलग अलग TV चैनल्स पर जाकर वो कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो रखते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि सिर्फ ये एक समय की बात है, बहुत जल्द वो एक सांसद के रूप में भी हमारे सामने आएंगे और संसद में भाषण देंगे। लेकिन इसमें जो तीसरा व्यक्ति था वो था उमर खालिद। इन तीनों को एक तरह से देखा जाए एक ही तरह की असहमति की आवाज़ के लिए जाना जाता रहा। लेकिन उमर खालिद की नियति क्या थी? सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति एक मुसलमान के तौर पर पैदा हुआ, उसका नाम उमर खालिद था। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक कम्युनिस्ट था, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एथीस्ट था, यानी कि ख़ुद उमर खालिद कहते हैं कि किसी भगवान में उनका विश्वास नहीं है। लेकिन चूँकि उनका नाम उमर खालिद है इसलिए वो आज जेल में मौजूद हैं। जो ये आदेश सुरक्षित रखा गया है, इसमें न्यायमूर्ति नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की जो पीठ है उसने उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान और खालिद सैफ़ी की ज़मानत याचिकाओं पर यह आदेश सुरक्षित रखा है। और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। 2020 में जब ये दंगा हुआ उसके बाद से करीब 2500 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से 2000 से ज़्यादा लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन इसमें जो बदकिस्मत अभी भी जेल में मौजूद हैं वो व्यक्ति, मैं तो साफ तौर पे ये कहती हूँ कि दलील और वकील, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि कोई न दलील न कोई वकील। इस मामले में वकील तो है लेकिन उसे दलील करने की इजाज़त नहीं है। अगर वकील दलील तब करेगा जब ट्रायल होगा, जब उमर खालिद को इस बात की इजाज़त मिले कि वो न्याय की अदालत में, वो न्याय के दरबार में जाके कम से कम उसके वकील उसके बिहाफ पर ये जिरह तो कर सकें, वकील ये दलील तो दे सकें कि वो बेगुनाह है। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि लगभग 5 सालों से जिस व्यक्ति का बाकायदा केस आते आते उसका केस एडजर्न हो जाता है, यानी जज सुनने को तैयार नहीं है, कभी जज मसरूफ़ हैं, कभी वकील मौजूद नहीं होता, कभी उमर खालिद के वकील अपनी पटिशन को विड्रॉ कर लेते हैं, वो खींच लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से और लोअर कोर्ट में आ जाते हैं। तो ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति का दलील तो तब होगी जब वकील को ये इजाज़त मिले कि वो अदालत में जाके कोई दलील पेश कर सके। इस पूरे मामले का इतिहास आप ये देखिए कि उमर खालिद को 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के आरोप में बड़े षड्यंत्र का जो केस था, केस तो मुकदमे तो बहुत थे लेकिन इसमें जो बिग कॉन्स्पिरेसी वाला केस था उसमें UAPA के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, आतंक निरोधी कानून के तहत इस युवा को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर आरोप ये था कि दंगों में उन्होंने साजिश की और उमर खालिद की जिस स्पीच का मैंने जिक्र किया उसको भी आधार बनाया गया है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी बातचीत को आधार बनाया गया है। इन दंगों में कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और आयरनी ये है, विडंबना ये है कि उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। गिरफ्तार होने के बाद से लेकर अब तक वो तिहाड़ जेल में है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि वो 7 दिनों के लिए उनको अंतरिम ज़मानत पर बाहर आना पड़ा और तभी उमर ने कहा था कि 7 दिन यहाँ गुजारने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि ज़िंदा लोगों के लिए कब्रिस्तान है जेल। तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत अर्जी 1 दर्जन से ज़्यादा बार लगी इस पूरे लगभग 5 सालों के दौरान, लेकिन बार बार इस अर्जी को टाल दिया गया। फरवरी 2024 में तो अर्जी उन्होंने वापस ले ली थी और फिर निचली अदालत में उनके वकील चले गए थे। उन्होंने सेशंस कोर्ट में उन्होंने फिर से कोशिश की लेकिन वहाँ भी जज साहब की राय नहीं बदली उनके बारे में। अब यहाँ पर मैं द हिंदू का ये आर्टिकल आपके सामने कोट करना चाहती हूँ जिसमें द हिंदू ये कहता है कि ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 अन्य कार्यकर्ताओं को जो इसी तरह से दिल्ली दंगों के मामले में उनको ज़मानत दी गई थी, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुनिए क्या कहा था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई विशेष आतंकी काम या साजिश का आरोप साबित नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार ने असहमति को दबाने के लिए
शांतिपूर्ण विरोध और आतंकवाद के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया है। और यही शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। खुद कोर्ट के ज़रिए कहा गया कि ये आवाज़ें असहमति की आवाज़ें थी। असहमति किससे होगी? असहमति होती है जो आपसे बड़ी शक्ति है, आपसे बड़ी पावर है। और इस केस में ये असहमति थी देश की सरकार से, कि देश की सरकार जो ये नहीं चाहती थी, नरेंद्र मोदी सरकार, के NTCA NRC प्रोटेस्ट हो। ये दो ऐसे जो कानून थे जो लाने की कोशिश हो रही थी, यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था और साथ ही जो ये नागरिकता वाला दूसरा जो सरकार के ज़रिए कार्यक्रम चलाया गया था, इन दोनों के खिलाफ आप जानते हैं हज़ारों लोग सड़कों पे आए और जिसका एक स्टार फेस, इसका एक चेहरे के तौर पर उमर खालिद उभर कर आए थे। और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये भी ठीक 5 साल पहले की बात है जब देश का सबसे कमज़ोर समुदाय और वो महिलाएं जिनको ये बताया गया कि वो खुद अपने परिवार और समाज की पीड़ित हैं, मुस्लिम महिलाएं, अपनी नागरिकता के अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए और देश प्रेम से ओत-प्रोत होकर वो सड़कों पर उतर आई थीं। ये इसको कहा गया था NTCA NRC मूवमेंट, या इसको कहा गया शाहीन बाग का आंदोलन। इसी शाहीन बाग आंदोलन का चेहरा बने थे उमर खालिद। ये तस्वीरें आप ये देखिए, मुझे याद आता है एक शाम का वो वक्त जब NTCA NRC प्रोटेस्ट पूरे भारत में अलग अलग शहरों में फैल रहा था। और एक प्रोटेस्ट में हमने देखा कि कैसे वो एक हीरो की तरह उभरे थे, जब मोबाइल फ़ोन से रोशनी दिखाकर लोग अपना समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त ही ये पता चल गया था कि ये व्यक्ति किस हद तक आम जनता से उसका सरोकार और जो उसका रिश्ता है वो कितना मजबूत बन चुका है। और इसी स्टार फेस को, इसी चेहरे को कुचलने और मसलने, इस आवाज़ को दबाने की एक कोशिश के तौर पर उसको देखा गया कि किस तरह से उमर खालिद को साजिश के तहत फंसाया गया दिल्ली दंगों के आरोप में, और उनको साजिश करता बताया गया मुख्य। और इसीलिए अदालत यहाँ ये कहती है कि सरकार ने असहमति को दबाने के लिए शांतिपूर्ण विरोध और आतंकवाद के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया है। सीधे तौर पे यहाँ पर ये कह रही है। अब UAPA जो कानून है वो दरअसल इतना सख्त कानून है, बड़ा ही अमानवीय और असंवैधानिक कानून है। इस कानून को लेकर भी कई लोग अदालत गए थे, वो अलग बात है कि उन्हें राहत नहीं मिली। भारत का अगर संविधान देखें उसके हिसाब से भी आप ये देखिए, जिस तरह से अदालतों ने भी बार बार ये कहा है कि जो बेल है वो रूल होना चाहिए, यानी गंभीर मामलों में भी ज़मानत मिलनी चाहिए। दोषी आप तब हैं जब आपके ऊपर मुकदमा साबित हो, उससे पहले तक आप निर्दोष माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त आपको पुलिस गिरफ्तार करती है आप उस दिन से ही दोषी हो जाएंगे। तो UAPA का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर अदालत को ये लगे कि आरोप प्राइमा फेसी, यानी कि एक नज़र में प्रथम दृष्टया सही है, तो ज़मानत नहीं दी जाएगी। अदालतें ज़मानत के समय सबूतों की गहराई से जांच भी नहीं कर पाती, क्योंकि जो अभियोजन का जो पक्ष है वो संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटी के आधार पर ये मान लेती हैं। और इसी कमज़ोरी का जो कानून में ये कमज़ोरी है, इसी का फ़ायदा उठाकर पुलिस बार बार जो असहमति की आवाज़ें हैं उन्हें दबाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर साफ तौर पे ये कहना चाहती हूँ, उमर खालिद जो जेल जाने से पहले कई बार मेरी मुलाकात हुई उनसे, और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उमर खालिद को मैं जानती रही जो एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता का रिश्ता तो था ही, लेकिन दो इंसानों का भी। और एक इंसान जब दूसरे इंसान से बात करता है तो समझ में आता है कि वो किस तरह का इंसान है। उमर खालिद इस हद तक सिद्धांतवादी, सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, अपने उसूलों को अपनाने वाला व्यक्ति था कि जिसे बेवकूफ़ी की हद तक कहा जाए। एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश से इतना प्रेम था कि उस व्यक्ति ने, उमर खालिद ने, कभी अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवाया। ये उनके पिता ने इंटरव्यू में मुझसे कहा था। दूसरी बड़ी बात कि वो व्यक्ति अपने संविधान से इतना प्यार करता था, अपने जो हमारे बुनियादी मूल्य हैं और जो हमारे फंडामेंटल्स हैं और जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे देश के, उससे इतना प्रेम करता था, गरीब जनता से इतना प्रेम करता था कि उमर खालिद ने अपनी PhD भी आदिवासी समुदाय के ऊपर की। मेरा पूरे तरीके से ये मानना है, आज़ादी के इस हफ्ते में जब हम जश्न मना रहे हैं, कि जब तक उमर खालिद जैसे लोग जेल में हैं, हमारा देश और हमारा समाज, हम उसको आज़ाद नहीं कह सकते। जुल्म की रात लंबी नहीं होती, वो सुबह ज़रूर आएगी।